Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about British economic policies in India. So ये पॉलिसीज काफ़ी एक्सप्लोइटेटिव थी, इसलिए इनको इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन की पॉलिसीज भी बोला जा सकता है। इसमें अलग अलग फेजेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आरपी दत्त डिवाइड करते हैं एक्सप्लोइटेटिव रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया को थ्री फेजेस में। तो थ्री फेजेस कौन से हैं? पहला हो गया पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल 1757, दैट मीन्स बैटल ऑफ प्लासी के बाद के पीरियड से लेके 1813, दैट मीन्स चार्टर एक्ट 1813 तक का पीरियड, दैट इज पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल। देन 19th सेंचुरी का जो पीरियड है ये कैटेगराइज करते हैं एज पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, एंड थर्ड इज पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल। सो ये 19th सेंचुरी से लेटर पार्ट से शुरू होती है और 1947 तक चलती है। ये फेजेस कुछ हद तक एक दूसरे से ओवरलैप भी करते रहे, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हो गया हमारा पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में फाउंड की गई थी। पर्पस था इंडिया, चाइना और बाकी जो ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कंट्रीज हैं उनके साथ इनका व्यापार करना। सो इस पर्पज से ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। इसको मोनोपोली प्रोवाइड की गई थी। तो सबसे पहले तो ट्रेड ही क्यों शुरू किया गया? सो ट्रेड इसलिए शुरू किया गया कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया या फिर चाइना, यहाँ से कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। सो ये चाहते थे कि फॉरेन ट्रेड से घरेलू जो इनकी वेल्थ है उसको बढ़ाया जाए और ट्रेड से प्रॉफिट कमाया जाए। तो ये वाला जो थॉट था, इस थॉट से ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया गया था। और इसको मोनोपोली इसलिए प्रोवाइड की गई कि इंडिया या इंडिया के आसपास के जो एरियाज हैं या इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो ट्रेड किया जाएगा वो ट्रेड काफ़ी रिस्की होगा, बिकॉज इंग्लैंड से इंडिया का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सो ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंसेंटिवाइज करने के लिए उसको मोनोपोली प्रोवाइड की गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल सके। तो स्टार्टिंग के फेज में चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें या दूसरी जो फॉरेन कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, लगभग सबका सेम मोटिव था और सेम जो कमोडिटीज़ हैं उन्हीं में वो ट्रेड कर रहे थे। तो मेजर क्या थे? स्पाइसेस, इंडिगो, कॉटन या दूसरे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर बाकी जो कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स थे उनका ट्रेड यूरोप की तरफ किया जा रहा था। तो लग्जरी ट्रेड का मेजर रीज़न यही था कि शिप के थ्रू ट्रेड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है जाने में, तो उन्हीं चीज़ों को ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट दिला सके। तो जो लग्जरी आइटम्स है उसमें ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट के। सो दैट वाज द रीज़न लग्जरी आइटम्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा ये एक जगह से, यहाँ से इंडिया से यूरोप की तरफ लेके जाते थे। देन पहले का पीरियड अगर देखा जाए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी जो फॉरेन कंपनीज थी वो भी इंडिया में थी। साथ के साथ इंडियन मर्चेंट्स भी कुछ हद तक कुछ ट्रेड में इन्वॉल्व थे। सो काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल रहा पहले का। लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे जो है वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। तो इनको मिलिट्री और पॉलिटिकल विक्ट्रीज मिली। पहले तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि बंगाल में किस तरह से कंपनी ने अपना वर्चस्व बना लिया था। बंगाल के रूलर्स का यूज़ करके इन्होंने काफ़ी इंडिया में रिसोर्सेस का यूज़ भी किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, बंगाल के रूलर्स को चेंज किया। सो पहले सिराजुद्दौला जैसे रूलर थे, सिराजुद्दौला को इन्होंने एक बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की डेथ हो गई। देन सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को रूलर बनाने के लिए काफ़ी उसमें ब्राइब ली गई। देन मीर जाफर के बाद मीर कासिम को रूलर बनाने के लिए काफ़ी ब्राइब ली गई। तो इस तरह के तरीके से इन्होंने बंगाल रूलर से काफ़ी पैसा कमाया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस इन्होंने रूलर से लिए थे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को दीवानी बंगाल की दे दी थी। सो बंगाल की दीवानी इनके अंडर में आके दैट मीन्स ये अब रेवेन्यू कलेक्शन भी कर सकते हैं। बाद में बंगाल निज़ाम नवाब के साथ भी इन्होंने एक ट्रीटी की और उसके थ्रू इनको निज़ामत फंक्शन भी मिल गया। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो पावर है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी बंगाल में, और बंगाल का प्लंडर भी इन्होंने काफ़ी किया। तो 1757 से प्लंडर शुरू हो गया था, लेकिन 1765 से लेके 1772 का जो पीरियड था वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया था। उसका रीज़न ये था कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की थी, ट्रेड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है या दूसरी चीज़ों में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नवाब की थी, लेकिन इनका काम था सिर्फ प्रॉफिट कमाना। सो पावर काफ़ी आ चुकी थी इनके पास। लेकिन ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने
रूलर से ब्राइब भी लेते रहे, उससे क्या हुआ, मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स थे वो भी काफी एनरिच होके वापस इंग्लैंड जाते थे। तो दैट मीन्स कि ड्रेन ऑफ वेल्थ यहीं से शुरू हो चुका था। तो एक तो रिसोर्सेज से भी हो गया और दूसरा रूलर से जो ब्राइब ली जा रही थी। और इसके अलावा जो इनके जो कंपनी के सर्वेंट्स थे या कंपनी के एम्प्लॉइज थे, ये लोग भी ट्रेड में इन्वॉल्व थे। तो कंपनी तो जो कमा रही थी वो तो कमा ही रही थी, उसके अलावा ये ऑफिशियल्स भी इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट ले रहे थे। तो इन्होंने दस्तक का मिसयूज करना भी शुरू कर दिया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सो दस्तक का काफी ज्यादा मिसयूज हुआ। कंपनी एम्प्लॉइज अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी दस्तक का मिसयूज करते थे, उसके अलावा ये दस्तक को इंडियन मर्चेंट्स को भी बेच देते थे। तो इंडियन मर्चेंट्स भी कम ड्यूटी में या बिना टैरिफ के अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। तो इस तरीके से इन्होंने दस्तक का काफी मिसयूज किया। आर्टिसंस और पेशेंट्स के साथ कोएर्जन और कंपल्सिव प्रैक्टिसेस इन्होंने शुरू की। सो आर्टिसंस के साथ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, गुमस्ताज इनके एजेंट्स होते थे यूरोपियंस के। तो वो गुमस्ताज आर्टिसंस के साथ कोएर्सिव मेथड यूज करके या बाय फ्रॉड इनको कॉन्ट्रैक्ट में ले आते थे और फिर गुड्स को चीप प्राइसेस पे प्रोक्यूर किया जाता बाय बाय द यूरोपियन कंपनी। तो ये कंपनी क्योंकि कम प्राइस पे खरीदेगी, देन यूरोप में जाके ज़्यादा प्राइस पे बेचेगी, तो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो कंपनी का बढ़ जाएगा। तो आर्टिसंस को इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। पेजेंट के साथ एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो डाइंग के लिए यूज़ होता था। उसके लिए पेशेंट्स को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया और उसके बाद उनके साथ काफ़ी एक्सप्लोइटेटिव मेजर्स यूज़ किए गए। इस तरीके से ये एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे दोनों का, आर्टिसंस हो या पेशेंट्स हो। एक एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दिया है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल था उसकी सेलिंग पे भी अपना जो है उसको मोनोपलाइज कर दिया। अब मोनोपलाइज होने से क्या है कि उसको महंगा कर दिया गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट का दाम है वो या तो कम हो गया या फिर सेम प्राइस पे भी अगर रहा तो भी आर्टिसंस का प्रॉफिट उसमें कम हो गया। तो आर्टिसंस उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाए। इस तरीके से इनका एक्सप्लोइटेशन चलता रहा। देन हम लोग इंडस्ट्रियल कैपिटल पे आ जाता है, बिकॉज इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को चैलेंज शुरू हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंग्लैंड में हुआ उसके साथ साथ फ्री ट्रेड के आइडियाज भी पनपने लग गए इंग्लैंड में। अब फ्री ट्रेड जो लोग मांग रहे थे वो बोल रहे थे कि कंपनी के मोनोपोली को भी खत्म किया जाए। सो फाइनली कंपनी की मोनोपोली 1813 में इंडिया के ट्रेड के साथ खत्म कर दी गई। तो इंडिया में जो ट्रेड हो रहा था एक्सेप्ट ट्रेड रिलेटेड टू टी, वो वाले ट्रेड में मोनोपोली इंडिया के ट्रेड के साथ कंपनी की खत्म हो गई थी 1813 में। अब क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन के मेथड थे वो भी चेंज हो चुके थे, एडवांस मेथड्स का यूज हुआ, मशीनरी का यूज हुआ। अब उससे प्रोडक्शन तो बहुत जल्दी हो जाता था और चीपर प्राइसेस पे भी होता था। लेकिन अब इंग्लिश प्रोडक्ट जो बने हैं उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो इंग्लैंड की मार्केट उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सो इंग्लिश की जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, अब वो कॉटन इंडस्ट्री का जो कॉटन का कपड़ा है वो बेचने के लिए इनको नई मार्केट चाहिए थी। तो इंडिया एक काफ़ी अच्छी मार्केट थी इनके लिए। लेकिन इंडिया की मार्केट में पेनेट्रेट करने के लिए इनको इंडिया की इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। तो इंडिया की कंपनी के साथ कंपटीशन कैसे किया जा सकता है कि इंडिया की कंपनी का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको कॉम्पिटिटिव ना होने दें इंग्लिश कॉटन इंडस्ट्रीज के साथ। सो पहली चीज़ तो हो गई, इनको मार्केट्स चाहिए थी। देन दूसरी चीज़ हो गई, इनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी प्रोडक्शन के लिए। सो दोनों ही इंडिया में उपलब्ध थे, रॉ मटेरियल भी है, मार्केट भी है। अब जो भी इन्होंने किया, जो भी पॉलिसीज लाई गई वो इसी तरीके से लाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को मिले और इंडियन कंपनीज हैं वो, या फिर इंडियन इंडस्ट्री बोल सकते हैं क्योंकि हैंडीक्राफ्ट ही था। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव ना होने दिया जाए, उनको आउट ऑफ बिजनेस कर दिया जाए। तो इस तरीके से पॉलिसीज बनाई गई। तो फ्री ट्रेड के आइडियाज की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इंप्लीमेंट हुआ वो फ्री ट्रेड नहीं हुआ, वो वन वे फ्री ट्रेड हुआ। सो वन वे फ्री ट्रेड में क्या है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंग्लैंड में जा रहे हैं, उनके ऊपर हाई टैरिफ लग रहा है। लेकिन इंग्लिश प्रोडक्ट्स जब इंडिया की मार्केट में आ रहे हैं उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लग रहा। तो इससे हुआ क्या कि इंडिया का प्रोडक्ट इंग्लैंड में गया और इंग्लैंड का प्रोडक्ट इंग्लैंड की मार्केट में गया। अब इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया है, इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इंग्लिश कंपनी का जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बिकने का ज़्यादा चांस है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर अगर देखें, क्योंकि इंग्लैंड
का जो प्रोडक्ट इंडिया में आया, वो पहली बात तो वो मशीन मेड है, तो वो पहले से ही सस्ता बना है। दूसरी बात, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा। टैरिफ नहीं लगने से वो उसमें कोई एक्सपेंसिव हुआ नहीं, महंगा होगा नहीं। लेकिन इंडियन प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट है, तो वो पहले से ही उसमें प्रोडक्शन के समय से ही उसमें कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो इसीलिए जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। सो वो compete नहीं कर पाएगा ब्रिटिश मिल के चीपर प्रोडक्ट से। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी जो डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वो कम होनी शुरू हो गई। सो 1870 से 1895 के बीच में इंडिया ब्रिटेन की कॉटन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कस्टमर बन गया था। सो इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन की तरफ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, और इंडिया की मार्केट में ही वो सारा मटेरियल जो है फिनिश गुड इंडिया की मार्केट में ही डंप किया जा रहा था। तो इससे हो क्या रहा था, इससे हो रहा था इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आते हैं। पहले देखा 1813 से पहले का पीरियड, वहाँ की एक्सप्लोइटेशन कैसी थी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कि कोर्सिव मेथड्स यूज़ किए जाते थे, इनको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ जाते थे। देन कॉन्ट्रैक्ट में लाने के बाद इनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उनका ज़बरदस्ती ये परचेज प्राइस कम कर देते थे। अब परचेज प्राइस कम होने से क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोडक्ट है अब थोड़ा सस्ता इन्होंने खरीद लिया है, लेकिन यूरोप में तो महंगा ही बिकेगा, तो जो मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए इन्होंने इंडिया के अंदर परचेज प्राइस इसका कम कर दिया। और सेकंड चीज़ हमने देखी कि रॉ मटेरियल के ऊपर भी इनका वर्चस्व हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो रॉ मटेरियल पे भी वर्चस्व होने से इन्होंने रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब इनसे दो चीज़ें हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इससे, लेकिन जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्रॉफिट बहुत कम हो गया। अब दूसरा रीज़न आर्टिसंस का जो रहा इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसकी वजह से हुआ, कि जो इनके ट्रेडिशनल पैटर्न्स थे, रूलर्स हो गए या जमींदार्स हो गए, ये जमींदार की हालत यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो सारी सिस्टम के बारे में, या जो लैंड टेन्योर सिस्टम्स थे उनके बारे में जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कैसे इन्होंने ज़मींदारों को बिल्कुल इंटरमीडिएटरी जो पहले बने थे उनको हटा दिया था। देन रूलर्स की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी यहाँ पे, वो जनरली डेट में ही रहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस तरीके से आर्टिसंस का जो ये पैटर्नाइज किया जा रहा था वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब आर्टिसंस को ब्रिटिश ने कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया और अपने एक्सप्लोटेटिव मेथड्स यूज़ कर लिए। अब हालत ऐसी हो गई थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट में रहने से बेहतर ये है कि आर्टिसंस काम ही ना करें, उससे अच्छा आर्टिसंस खेती बाड़ी कर ले, वो ज़्यादा प्रॉफिट में था रेदर देन बीइंग इन कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर बाकी पैटर्निज्म की बात कर ले तो यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी तो इंग्लिश को ही फेवर करती थी। सो ये जो ट्रेडिशनल जमींदार और रूलर्स थे ये तो खत्म हो चुके थे, और तीसरी जो इंडिया की क्लास थी दैट इज प्रोफेशनल क्लास, वो अब इंग्लिश जो ब्यूरोक्रेसी थी उसी को इमिटेट करने लग गए थे, कि जो न्यू वे ऑफ लिविंग है, जो वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग है वो इन्होंने अपना लिया था। सो दैट मीन्स कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को अब खरीदना नहीं चाहते थे। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हाई टैरिफ्स लगाए जाते थे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ब्रिटेन में जा रहे थे, और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आ रहे थे उनके ऊपर कोई भी इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जा रहा था। दूसरा कि जो चीपर प्रोडक्ट्स थे ये मशीन मेड थे, तो इसीलिए इंडियन आर्टिसंस इसके साथ compete नहीं कर सकते थे। सो दीज आर ऑल्सो द रीजन ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन जो वीवर्स और स्पिनर्स, इनकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकम कम हो गई थी, जो हमने रीजंस देख लिए पहले, उसकी वजह से क्या हुआ, कैपिटल एक्यूमुलेशन ये लोग नहीं कर पाए। कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या करेंगे, ये लोग तो आउट ऑफ बिजनेस होते जा रहे थे। सो एक्यूमुलेशन नहीं होने की वजह से कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं होगी। सो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे इंडिया में खत्म होता गया। सो दैट मीन्स कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो इंडिया में खत्म होती गई, लेकिन उसकी जगह मॉडर्न इंडस्ट्री जो बननी चाहिए थी वो इंडिया में नहीं बनी। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया। बाद के पीरियड में हमने देखा 1853 के बाद रेलवे भी इंट्रोड्यूस हो गई इंडिया में, और धीरे धीरे रेलवे का नेटवर्क भी बनना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे रेलवे का नेटवर्क बढ़ा वो दूर दराज के एरिया में पहुंच गए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हो गई, उससे आर्टिसंस की जो कंडीशंस थी और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई, बिकॉज जो फैक्ट्री मेड गुड्स थे ब्रिटेन के वो अब दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच रहे थे। सो दैट मीन्स कि आर्टिसंस की हालत और ज़्यादा खराब होगी। और ये इसमें ये एक फैक्ट भी है कि जहां जहां पे रेलवे ज़्यादा लेट पहुंची वहां पे आर्टिसंस कुछ ज़्यादा समय तक अपने आप को सस्टेन कर पाए। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ क्या, रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो अब हम आते हैं रूरलाइजेशन क्या है। सो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिसंस थे वो अब आउट ऑफ बिजनेस होते जा रहे थे। अब उनके पास बचा क्या है, वो बिजनेस तो अपना नहीं सस्टेन कर सकते, तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो अपने या दूसरों के लैंड के ऊपर जाके खेती करेंगे।
सो अब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड के ऊपर जो है डिपेंडेंसी बढ़नी शुरू हो गई। तो जो जिनके पास थोड़ा बहुत लैंड था वो पेटी फार्मर्स बन गए या फिर वो लेबरर्स बन गए। ये एक डेटा है 1891 में 61% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन 1921 में ये पॉपुलेशन बढ़ के 73% हो गई थी। सो दैट मीन्स कि धीरे धीरे इंडिया का जो रूरलाइजेशन है वो होता गया। और ये भी माना जाता है क्योंकि 1891 का जो डेटा है दैट इज द फर्स्ट डेटा विच वाज कलेक्टेड, इसमें 61% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। बोलते हैं कि इससे पहले ये जो परसेंटेज था वो और कम होगा। तो 1891 में ये काफी बढ़ने के बाद 61% हुआ था। दैट मीन्स ऑलरेडी रूरलाइजेशन का प्रोसेस काफी समय पहले शुरू हो चुका था। सो जो लैंड के ऊपर प्रेशर था वो बढ़ता गया बिकॉज रूरल एरियाज में लोग आते गए, लैंड के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही थी। अब लैंड के ऊपर डिपेंडेंसी तो बढ़ी, लेकिन क्योंकि मेथड्स में कोई चेंज नहीं आया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। इससे हुआ क्या, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा सेम ट्रैक लैंड पे, तो दैट मीन्स कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, ज्यादा लोग डिपेंडेंट है उतने ही लैंड के ऊपर। उससे जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है उसके ऊपर काफी इफेक्ट हुआ और मॉडर्नाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर में नहीं हो पाया। स्टेग्नेशन बना रहा एग्रीकल्चर के अंदर। और अगर दूसरी चीज यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी होता रहा था, उसको आगे देखते हैं। सो कमर्शलाइजेशन होने की वजह से वो एक और चीज इसमें ऐड हो गई कि एक तो स्टेगनेंट हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही। देन उसके बाद फूड क्रॉप्स को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया गया, कमर्शलाइजेशन होने लग गया एग्रीकल्चर का। ये सारे फैक्टर्स मिलके लगातार इंडिया के अंदर फेमाइंस आती रही। तो अगर एक बार भी फूड क्रॉप अगर फेल हो जाती है, देन उसके सब्सिक्वेंट ईयर भी फेल हो जाती है, तो दैट मीन्स कि अब यहाँ से फेमाइन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस तरीके की इकोनॉमी इंडिया बन चुकी थी जिसमें फ्रीक्वेंट फेमाइंस आते गए और कुछ बहुत ही मेजर फेमाइंस थे। फेमाइन पॉलिसी ऑफ इंडिया में इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे। सो एग्रीकल्चर पोटेंशियल का जो फायदा उठाना है, जो एक्सप्लोइटेशन करना है, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था। सो अगर स्टार्टिंग से ही देखें, इनके मेन प्रोडक्ट क्या थे, एक स्पाइसेस थे मेन प्रोडक्ट, देन दूसरा होगा इंडिगो, देन कॉटन, देन रॉ सिल्क। ये सारे इंपॉर्टेंट थे इनके ट्रेड के लिए। तो ये सारी होती है कमर्शियल क्रॉप्स। उसके अलावा दूसरी क्रॉप्स भी धीरे धीरे ज़्यादा यूज में आने लगे जो ये एक्सपोर्ट करते थे, तो उनको देखते हैं अभी। सो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसने सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी कि कोई भी यूरोपियन अब इंडिया में इमिग्रेट कर सकता है और इंडिया के अंदर लैंड खरीद सकता है। इससे प्लांटेशन क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। तो 19th सेंचुरी का जो लेटर हाफ है उसमें हम देखते हैं कमर्शलाइजेशन काफी ज्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ा। तो कौन कौन सी क्रॉप्स थी कमर्शियल क्रॉप्स जिनके ऊपर ज्यादा फोकस रहा यहाँ पे, इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, टोबैको, स्पाइसेस, शुगर केन, रबर, टी, कॉफी। ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश ट्रेड के लिए। सो रॉ सिल्क और कॉटन ये दोनों तो जरूरी थे ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। देन इंडिगो भी इसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी बिकॉज ये डाइंग के लिए यूज़ की जाती थी। देन ओपियम यूज़ किया जाता था कि जो चाइना के साथ टी ट्रेड हो रहा है, चाइना से काफ़ी टी इंपोर्ट करते थे, तो देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, तो ये इनको या तो बुलियन में पे करना है, अगर ये बुलियन में पे नहीं करना चाहते तो उसका भी जो ये इन्होंने एक तोड़ निकाला था ओपियम। तो ये चाइना में ओपियम को स्मगल करते थे, लीगल ट्रेड नहीं था, इलीगल ट्रेड करते थे। तो स्मगल करके जो अब वहां से ये लोग पैसा कमा रहे थे उसी से वो चाइना से टी खरीद रहे थे। हालांकि चाइना ने इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा रखा था ओपियम पे, लेकिन फिर भी इसको स्मगल किया जाता था। देन उसके बाद टी कल्टीवेशन असम के अंदर काफी ज्यादा शुरू हो गया। उसके बाद चाइना के ऊपर ब्रिटिश डिपेंडेंट नहीं रहे टी के लिए। देन बाकी हमें पता ही है स्पाइसेस और टोबैको का भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। शुगर केन शुगर के प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। देन रबर का प्लांटेशन भी रबर प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। एंड टी एंड कॉफी तो इंपॉर्टेंट थी ही इनके लिए। अब इनके अगर इफेक्ट्स देख लें कमर्शलाइजेशन के, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर यूरोपियंस ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था। काफी यूरोपियंस इंडिया में आके भी रहने लग गए थे, बड़े बड़े एस्टेट्स इन्होंने खरीद लिए थे और वहां पे ये प्लांटेशन कर रहे थे, टी का, कॉफी, जूट, इंडिगो, ये सारी चीजों का ये प्लांटेशन कर रहे थे। और एक्सप्लोइटेशन काफी लीगलाइज हो चुका था, खासकर टी प्लांटेशन में। तो टी प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे उनको ये फोर्स से या फ्रॉड से इस तरीके से इनको ले आते थे। तो रिक्रूटमेंट इनका ऐसे ही था, या तो जबरदस्ती इनको रिक्रूट कर लिया जाएगा या फिर फ्रॉड के थ्रू इनको कर लिया जाएगा। अब इनको जाने की परमिशन भी नहीं दी जाती थी, कि ऐसा नहीं है कि ये टी प्लांटेशन छोड़ सकते हैं। सो वर्कर्स वर नॉट फ्री
दैट मीन्स कि वर्कर्स एक तरह से बॉन्डेड लेबर बन गए थे यहाँ पे टी प्लांटेशन में। सो अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था कि भाई इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रॉड के थ्रू जनरली फ्रॉड किया जाता था इसमें, और अगर वो उसको छोड़ते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता था। दैट मीन्स लीगली एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था। सो टी प्लांटर्स को भी ऑथराइज कर दिया गया था कि कोई भी लेबरर अगर भागता है एस्टेट से तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो टी प्लांटर्स थे वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे टी एस्टेट के लेबरर्स को। देन कमर्शलाइजेशन का अगर देखें तो इसने इम्पोवरिशमेंट भी एज अ होल इकोनॉमी में ये लेके आ गए इंडिया के अंदर। बिकॉज जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है वो यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। कमर्शलाइज क्रॉप्स का तो मेजर यही पर्पस था कि यूरोप के अंदर वो एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी। अब यूरोप में वो एक्सपोर्ट की, उसका बेनिफिट किसको मिला? उसका प्रॉफिट मिला जो यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स हैं उनको, या फिर जो यूरोपियन प्लांटर्स यहाँ पे उनको उसका प्रॉफिट मिला, और या फिर जो मिडिल मैन है जो यूरोप की तरफ उसको ट्रेड करवा रहा है, तो वो भी ट्रेडर्स ही हो गए, उनको बेनिफिट मिला। ठीक है, अब इसमें सारी अगर चीज़ों में देख लिया जाए और बाकी जो उस पर ड्यूटीज अगर लगाई जा रही है तो उसका भी इंग्लिश गवर्नमेंट को ही बेनिफिट मिल रहा है। तो इंडियंस को यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा और ना ही कुछ भी ऐसा अमाउंट नहीं है जो इंडिया में वापस आ रहा है। सो प्रोडक्ट भी इंग्लैंड में चले गए और जो इसमें मनी इन्वॉल्व है वो भी सारी इंग्लैंड चली गई। सो दैट मीन्स कि इंडिया में यहाँ पे कुछ भी मनी या रिसोर्सेस नहीं बचे। तो इस तरीके से कमर्शलाइजेशन हो रहा था। एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन ने वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी थी पेशेंट्स की। सो पेशेंट्स पहले वल्नरेबल थे यहाँ पे ड्राउट और फ्लड की वजह से। सो मॉनसून हमेशा से एरेटिक रहा है इंडिया में, इस वजह से पेशेंट्स पहले वल्नरेबल थे, लेकिन कमर्शलाइजेशन ने इनकी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ा दी थी क्योंकि फूड क्रॉप्स के लिए लैंड इनके पास कम हो गया था। देन मार्केट में भी इंस्टेबिलिटी थी प्राइसेस की, प्राइसेस कभी बहुत ज्यादा हो जाते थे, बहुत कम हो जाते थे, खासकर कमर्शलाइज क्रॉप्स में। सो प्राइसेस इनके कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करते थे। लाइक 1860s में हम देखें तो कॉटन प्राइसेस एकदम से बढ़ गए थे, लेकिन 1866 में ये बहुत ही तेजी से नीचे आने शुरू हो गए। उसी तरीके से 1830s के बाद इंडिगो के जो प्राइसेस थे वो भी एकदम से कम आ गए, और बहुत सारी कंपनीज जो इसके फाइनेंस में इन्वॉल्व थी वो सारी की सारी बैंकरप्ट हो गई। तो ये इंडिगो क्योंकि बाद में आर्टिफिशियल डाइज भी यूरोप के अंदर बनने लगी थी, उसकी वजह से इंडिगो धीरे धीरे उनका प्राइसेस कम होने शुरू हो गए थे। देन एक और चीज़ है इसमें कि अगर कैरिबियंस के अंदर या साउथ अमेरिका के अंदर शुगर का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है तो इंडियन शुगर केन की जो प्राइसेस है वो गिरने लग जाते थे। लेकिन शुगर फैक्ट्रीज के साथ पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता था पेशेंट्स का, लेकिन शुगर फैक्ट्रीज इसको ब्रीच कर देती थी और पेशेंट्स को उतना पेमेंट नहीं करती थी जो प्रॉमिस किया जाता था। तो इस तरीके से हम ये बोलना चाहते हैं कि इंडियन फार्मर्स जो थे वो काफ़ी कुछ वो वल्नरेबल हो चुके थे यहाँ पे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब हम आते हैं पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल। सो फाइनेंस कैपिटल क्या है कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगाई गई। अब वो किस किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स थे वो हम देखते हैं। सो पहली इन्वेस्टमेंट हो गई कि इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इंग्लैंड में लोन्स जो रेज किए थे वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गए। दूसरा, इंडिया में रेलवे, इरिगेशन, पोर्ट्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पब्लिक या सेमी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस ने लोन्स रेज किए थे, वो दूसरा सोर्स हो गया इन्वेस्टमेंट का। तीसरा हो गया जो फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर हो रही थी वो तीसरा हो गए थे यहाँ पे। लेकिन अब जो ये इंडिया के अंदर डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जैसे कि रेलवे बनाया जा रहा है, रोड्स बनाई जा रही है, पोस्टल डिपार्टमेंट को डेवलप किया जा रहा है, देन टेलीग्राफ लाइंस लगाई हैं, पोर्ट्स, बैंकिंग, इरिगेशन, ये सारी की सारी का रीजन क्या था? इनका सबका रीजन था ब्रिटिश कंट्रोल को इंडिया के ऊपर बरकरार रखना, दूसरा इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। तो ये दो रीजंस की वजह से फाइनेंस कैपिटल के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में कराई गई। सो पहला इसमें जो हम बोल रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं इसमें। सो एक्सप्लॉइटेशन में अगर देख ले तो रेलवे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंग्लिश के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो दूर दराज के इलाकों में भी भेजे गए और वहां से रॉ मटेरियल को इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंग्लैंड भेजा गया। तो ये दोनों चीजें हो गई, यहाँ पे रॉ मटेरियल भी हो गया और मार्केट भी हो गई इनके लिए। तो इसको कौन फैसिलिटेट करा रहा है? रेलवेज। देन दूसरी चीज जिसके लिए रेलवेज यहाँ पे लाई गई थी कि इंग्लिश जो कैपिटल है, जो एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, वो अपनी कैपिटल को रेलवेज में लगा सके। और रेलवेज में लगाने से क्या होगा कि कहीं पे भी इंडिया में कोई रिवोल्ट होती है या कुछ होता है, सो रेलवेज का मीन्स काफी अच्छे से यूज किया जा सकता है
इस रिवोल्ट को दबाने के लिए बाय फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स। देन इंग्लिश कैपिटलिस्ट को एंकरेज किया जाता था कि वो रेलवे के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदें, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक गारंटी कर दी कि 5% इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 5% इंटरेस्ट चाहे लॉस हो और चाहे गेन हो, उस केस में मिलेगा। तो इसको बोला गया गारंटीड इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ज्यादा जो इंग्लिश कंपनीज थी वो इंडियन रेलवेज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। सो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो जो इंडियन टैक्स पेयर है उनकी मनी से इन इंग्लिश इन्वेस्टर्स को पे किया जाएगा। अब ये इंग्लिश इन्वेस्टर्स ने भी क्या किया, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर उसमें किया रेलवे कंस्ट्रक्शन के अंदर। सो इसका लॉस सारा का सारा इंडियंस को झेलना पड़ा। तो इसमें हो क्या रहा था, इंडियन के रिसोर्सेस ही ड्रेन हो रहे थे। सो जो गारंटेड इंटरेस्ट है वो स्टर्लिंग में पे किया जाता था। तो स्टर्लिंग में पे किया जा रहा है, दैट मीन्स जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व्स है, वो फॉरेन रिजर्व्स स्टर्लिंग में चेंज हो रहे थे। दैट मीन्स कि फॉरेन रिजर्व्स कम होते जा रहे थे। अब क्योंकि रेलवे है तो इससे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रेलवे बनेगा उसके साथ साथ जो ऑक्सिलरी इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। इन्होंने कोशिश की कि यूरोपियन को ही ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जाए कि रेलवे कंपनीज के लिए वो एक्सपोर्ट कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड से इंजन, रेल्स, मशीनरीज मंगाई गई। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं था, तो इसीलिए रेलवेज ने इंडियन इंडस्ट्रीज को भी स्टिमुलेट किया ग्रोथ करने के लिए। तो इंडिया की इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। तो ये एक पॉजिटिव इंडिया के लिए हुआ कि रेलवेज की वजह से इंडियन इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला। हालांकि इनकी कोशिश तो यही थी कि ब्रिटेन से ज्यादा इंपोर्ट किया जाए, लेकिन वो ज्यादा हो नहीं सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। तो इसके बाद हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।